दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। त्योहारों के पहले आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कई जगहों पर त्योहारों के दौरान धमाके करने की साजिश थी। यूपी, दिल्ली और राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी के अलीगढ़ के कार्यक्रम में भी हमले की योजना थी। ये भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कल जो प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ में कार्यक्रम था, वहां भी धमाका करने की साजिश थी, लेकिन ये तमाम साजिशें और योजनाएं इन संदिग्ध आतंकियों की नाकाम कर दी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और यूपी एटीएस ने मिलकर त्योहारों के दौरान भी धमाके करने की साजिश थी इन संदिग्ध आतंकियों की। इधर संगम नगरी प्रयागराज में संदिग्ध आतंकी जीशान की गिरफ्तारी के बावजूद एटीएस की टीम यहां पर रुकी हुई है। एटीएस अपने ऑपरेशन को आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रख सकती है। दरअसल एटीएस ने कल प्रयागराज के करेली मोहल्ले के सी ब्लॉक से दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करने वाले जीशान कमर को गिरफ्तार किया था। जीशान के बयान के आधार पर पुलिस ने करेली, वासियाबाद और नैनी इलाके में भी छापेमारी की थी। करेली इलाके से जीशान के 3 परिचित युवकों को भी एटीएस ने उठा लिया था। एटीएस की टीम लगातार इन युवकों से पूछताछ कर रही है। एटीएस जीशान से इनके कनेक्शन को खंगाल रही है। हालांकि अभी तक इनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई है और न ही इनको छोड़ा गया। एटीएस की टीम ने संगम नगरी प्रयागराज से भी एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी की है। जीशान कमर नाम के इस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक से हुई है और इस वक्त हम उसी सी ब्लॉक में मौजूद हैं जहां गिरफ्तार किए गए जीशान कमर का घर है। इसी गली में बाईं तरफ जीशान कमर का आलीशान मकान है, 3 मंजिला मकान है। जीशान को कल दोपहर को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। एटीएस की टीम के साथ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी थे। कहा जा सकता है कि जीशान की गिरफ्तारी भले ही हो गई हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एटीएस का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एटीएस की एक टीम अब भी यहां पर रुकी हुई है। आपको बता दें कि जीशान की निशानदेही पर एटीएस ने कल यहां 3 अन्य संदिग्ध युवकों को उठाया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनसे जीशान के संबंध खंगालने की कोशिश की जा रही है। उनके घर वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीशान की निशानदेही पर ही, जीशान के बयान के आधार पर ही एक मदरसा संचालक के घर पर भी छापेमारी की गई थी। हालांकि छापेमारी में मदरसा संचालक नहीं मिले थे, लेकिन एटीएस की टीम ने कई घंटे तक वहां छानबीन की थी। मदरसा संचालक के परिवार वालों से पूछताछ की थी और सबसे अहम यह है कि जीशान की निशानदेही पर रात को नैनी इलाके में जिस पोल्ट्री फार्म से आईईडी बरामद किया गया था, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिफ्यूज किया गया था, वहां जो पोल्ट्री फार्म संचालक शाहरुख है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक उस पोल्ट्री फार्म को कुछ महीने पहले ही खोला गया था, लेकिन खोलने वाले शख्स कौन लोग थे? वहां अक्सर बड़ी गाड़ियां आती थीं, लग्जरी गाड़ियां आती थीं, उससे लोग उतरते थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध होती थी। तो वो कौन लोग थे, इस बात का पता भी एटीएस को लगाना है। और जब ये सारे के सारे जवाब सामने आ जाएंगे, तभी गुत्थी सुलझ पाएगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि जीशान जो दुबई में रहकर अकाउंटेंट का काम करता था, जो एमबीए पास आउट है, जो लॉकडाउन के दौरान भारत आया था और भारत में ही रुककर खजूर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था, कैसे वो आईएसआई के संपर्क में आया। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब खबर कानपुर से। आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला है। कई जगहों पर कानपुर में छापेमारी की गई है। एटीएस की टीम ने कानपुर में डेरा डाल रखा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर। आरोपी हुमैद की तलाश कर रही है एटीएस की टीम। गिरफ्तार ओसामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है हुमैद। हुमैद की ससुराल कानपुर में है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने आतंकियों की गिरफ्तारी की है कल। अब आरोपी हुमैद की तलाश कर रही है एटीएस की टीम कानपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है और उसके बाद जो इनपुट्स हैं आगे होने के, उस बारे में और विस्तार से बात करते हैं विवेक त्रिपाठी से। हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। विवेक, बेशक ये बड़ा ऑपरेशन, चूंकि कई जगहों पर रेड्स की गई हैं और दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस दोनों ने मिलकर की हैं और कई दिनों से नजर रखी जा रही थी संदिग्धों पर, लेकिन अब जो कुछ हुआ है ये पूरे नेटवर्क का कितना फीसदी हिस्सा सरफेस पर आया है, सामने आया है और
सुरक्षा एजेंसियों को शक क्या है कि अभी कितनी और चीजें सामने आ सकती हैं, ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है और कैसी कैसी साजिशें इन लोगों ने रच रखी थी या रचने जा रहे थे। बिल्कुल राजेंद्र, आपने जो सवाल किया है वाजिब है और बहुत बड़ी अभी खुलासे होने हैं, लेकिन सबसे पहले एक और स्थिति साफ करना चाहूँगा कि हम इस समय आमिर के घर पे हैं और आमिर के दोनों भाइयों को एटीएस ले गई थी, लेकिन आमिर के दोनों भाई रात में ही छोड़ दिए गए थे, देर रात उनको छोड़ा गया है। हमारे साथ आमिर के पिता भी हैं, दोनों भाई भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आमिर के साथ क्या हुआ और कैसे उनको ले गई एटीएस और इनके परिवार वालों का क्या कहना है। हमारे साथ आमिर के पिता मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। ये बताइए कि आमिर की क्या भूमिका थी, क्या आपको लगा कभी कोई ऐसा हो सकता है या वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कोई इस तरह की कोई गतिविधियों में कभी उसका कोई मूवमेंट या कोई ऐसा कोई चीज़ जो है हमारे जानकारी में हम। आमिर क्या करता था? आमिर जो है वो नौकरी करते थे 5, 6, 7 साल से, उसमें आमरून फूड फैक्ट्री में। पहले उन्नाव में उनकी पोस्टिंग थी, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, लखनऊ आ गए कुर्सी में। कल जो है वो अचानक जो है वो सुबह 7, साढ़े 7 बजे आए, धड़ किया। अच्छा, मैं तो तबीयत ठीक नहीं, मैं निकल के इधर आने से पहले ये आ गया। इसने खोला तो जो है इसके हाथ पकड़ लिया और पकड़ के अंदर, और पीछे से फिर और जो साथ में थे 20-25 आदमी, वो लोग अंदर चले गए, सीधे डायरेक्ट जो है हमारे बहू के कमरे में चले गए और वहाँ सब उथल पुथल, सब बेड वर्ड सब, ये अलमारी दुनिया भर का सब उथल पुथल डाला। उसके बाद उसके पहले ही हमने पूछा कि आप लोग कैसे अंदर आ गए, ये बताइए, कोई आपके पास क्या वजह है, आमिर ने क्या किया है क्या? तो उन्होंने ये नहीं बताया, कहने वहीं थाने पे चल के पता चलेगा। ये आमिर के पिता का कहना है कि एटीएस ले गई, थाने में पता चलेगा क्या हुआ है। हमारे साथ आमिर के छोटे भाई मोहम्मद हैं, जो पूरी तफसील से बताएंगे कि आमिर को ले के गए, उसके बाद क्या हुआ, एटीएस ने किस तरह के सवाल किए। अब्दुल्ला, आप बताइए, एटीएस जब आमिर को ले गई तो आपको भी साथ में ले गई थी, आपके भाई को भी ले गई थी, क्या चीज़ें हुई वहाँ? सर वहाँ ले गए थे हम लोग को। सबसे पहले जो उन्होंने बोला था कि सब चीज़ हमको मालूम है, बस हमसे बता देना साफ साफ एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ठीक है सर बता देंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ सर जो आए थे, मेन जो हेड थे वहाँ के, उन्होंने बोला ये बच्चे अच्छे घर के हैं, इनको जो है ऐसे ना बिहेव करना इनके साथ, इनके लिए सीट ला दो, वरना नीचे बिठाते हैं सबको। बोले इनके लिए सीट ला दो, बिस्कुट चाय पानी सब ला दो। उन्होंने ला के दिया हम लोग को। कहने लगे कैसे शक हुआ, आपने एक बात बताई थी खजूर वाली, कैसे शक हुआ एटीएस को कि ट्रांजैक्शन कुछ हुए थे उसके आधार पर? हाँ सर, ट्रांजैक्शन ये रहता था कि भाई खजूर जिनसे लेता था वो जो है अकाउंट में पैसे मंगाते थे, तो वो अकाउंट में जो भेजता था पैसे, तो उसमें किसी गलत आदमी के अकाउंट में पैसे वो चले गए, और कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं, 10-15 हज़ार रुपये का अमाउंट ऐसे रहा होगा, तो वो गलत में गया, उसी से भाई को लिंक कर दिया। ऐसा बाकी कोई भाई करने के नहीं था इन सबसे। आप लोग को एटीएस ले गई थी, क्या आपसे भी पूछताछ हुई, किस तरह के सवाल पूछे गए? हमसे कुछ लोगों के नाम पूछ रहे थे कि उनके बारे में जानते हैं या वो घर आते हैं कि नहीं, तो जिनको हम जानते नहीं थे तो हमने साफ साफ बता दिया ऐसा कोई लिंक नहीं, हम जानते ही नहीं। तो और जो है खजूर जिनसे लेते हैं उन लोग के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ से खजूर लेते हैं, कहाँ देते हैं, ये वो हम लोग की पढ़ाई पूछ रहे थे, कहाँ रहते हो, क्या काम करते। प्रयागराज के जीशान का नाम आया था कि आमिर के जीशान से संबंध है, उस बारे में क्या पूछा? सर कोई जान पहचान नहीं है जीशान से। सर रिश्तेदार भी बता रहे हैं कई लोग तो कि जो है रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप कहीं भी पता कर लिए, इलाहाबाद में पता कर लिए, अगर कोई जीशान के घर से कोई भी बता दे, सर कोई रिलेशन नहीं, ना खजूर के उससे, ना जो है रिलेशन रिश्तेदारी कुछ नहीं। मतलब आपका कहना है कि जो ट्रांजैक्शन खजूर के कारोबार को लेकर हुआ था वो कुछ गलत अकाउंट्स में हो गया था? हाँ, वो कुछ जो है अकाउंट नंबर जो जैसे देते थे तो उसी में कुछ गलत अकाउंट में जो है ट्रांजैक्शन हुआ था, उसी कन्फ्यूजन के बिना पे जो है वो लेके गए। ये बात एटीएस के अधिकारियों ने आपसे कही थी कि ट्रांजैक्शन के बिना पर उसको उठाया गया है? उनके जो सवाल थे उस हिंट से जो है यही साफ साफ एकदम पता था, ट्रांजैक्शन मेन था मुद्दा, ट्रांजैक्शन गलत जगह गया था, तो उसी में जो है भाई हमारे कॉन्टैक्ट में आ गए थे उन लोग के। देखिए राजेंद्र, इनका परिवार वालों का कहना यही है कि जो ट्रांजैक्शन था वो गलत था और उसी आधार पे उसको ले गए थे, और उसके बाद उनके दोनों भाइयों को भी ले गए थे, लेकिन उनके दोनों भाइयों को देर रात छोड़ दिया गया। और यहाँ पर अभी जो पुलिस की छानबीन है, जो एटीएस है, अन्य एजेंसियां हैं, वो यहाँ पर छानबीन कर रही हैं। और बहुत, जैसा कि पहले आपने सवाल किया था, कि बहुत बड़ा एक रैकेट है जो सामने आएगा। और इसके अलावा जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ाव है, अनीस इब्राहिम पूरे गिरोह को संचालित कर रहा है। तो यहाँ पर जो युवा है, यूपी के युवा,
जो जिनके छोटे छोटे अपराध हैं, जो छोटे छोटे मोहल्ले की दबंगई, दादागिरी, गुंडागर्दी करते हैं, उनको पूरा रेडिकलाइज करने का एक पूरा बड़ा नेटवर्क था ये। उनको रेडिकलाइज करके आतंकी गतिविधियों में, टेरर मॉड्यूल से जोड़ने की एक बड़ी साजिश थी, जिसके तहत आगे कई धमाके, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विवेक, अभी आपने बहुत विस्तार से सवाल पूछे, अभी आपने इस परिवार से बहुत विस्तार से बात की। हमारे दर्शकों ने देखा इस लाइव बातचीत को, और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि हमने पिछले मामलों में भी देखा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट था इस परिवार के लड़के का, जिसे एटीएस ने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस बातचीत के लिए, आपने बहुत ही अहम बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली खुफिया जानकारी के बाद देश के अलग अलग स्थानों से ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए इन संदिग्ध आतंकियों में से एक संदिग्ध आतंकी के तार बहराइच के कैसरगंज से जुड़े बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद अबू बकर कैसरगंज के सोनारी चौराहे का रहने वाला है, जो आतंकियों के साथ मिलकर देश में सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। आतंकी अबू बकर को दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया है। और अब देखना यह होगा कि आतंकी अबू बकर बहराइच में कब से रह रहा था और इसके संपर्क में ऐसे कौन से लोग थे जो इसे नापाक काम में का साथ दे रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी अबू बकर के घर एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो बताया यह गया कि अबू बकर ने देवबंद से तालीम हासिल की। वक्त हम बहराइच के सोनारी चौराहा गांव में हैं, जहां पे कल एटीएस पहुंची थी और इससे पहले परसों एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, अबू बकर नाम के। उनके चाचा से हम बात करते हैं कि क्या मामला है, कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई और क्यों गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। अमर साहब, आपके भतीजे की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला है पूरा? ये हमारा भतीजा है मोहम्मद अबू बकर, वो अभी जमात के सिलसिले में गए थे दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन, और यही हम चैनल के माध्यम से उनको मालूम हुआ कि उनकी गिरफ्तारी वहाँ हुई और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो आतंकवादी हैं या IS से या कैसे भी उनके वो है। दिल्ली की पुलिस से गुजारिश करूँगी आप उनकी जांच करिए, जांच के बाद उनको बाज़ रिहा किया जाए। वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने दिया है कि हम अपने वतन से या अपने किस पे गद्दारी करेंगे या हम आतंकवादी, हमको अल्लाह ने हर चीज़ दिया है। अपने वतन के लिए तो हम मर भी सकते हैं, हम मिट भी सकते हैं, अपने वतन से हम मोहब्बत करते हैं और हमारा कोई ऐसा परदेश में लिप्त नहीं है। ये थे अबू बकर के चाचा अम्मार का। इनका कहना है कि हमारा भतीजा बेकसूर है, बेवजह गिरफ्तार किया गया है। परवेज रिजवी, एबीपी गंगा, बहराइच। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, गिरफ्तार 6 आतंकवादियों में से 4 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने रात में ही कोर्ट में पेश किया। जी हां, कोर्ट ने संदिग्ध आतंकियों जान मोहम्मद शेख, ओसामा मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जीशान कमर और आमिर जमशेद को आज दोपहर में अदालत में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। तो 6 में से 4 को कल रात को ही पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 को आज पेश करेगी अदालत में दिल्ली पुलिस। ऑनलाइन पर है दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। दिल्ली पुलिस बाकी के 2 आतंकियों को आज कब अदालत में पेश करेगी अविनाश? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तकरीबन 12 बजे करीब इन दोनों आतंकवादियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से इनके भी 14 दिन के रिमांड को मांगा जाएगा। क्योंकि कल जो 4 लोगों को पेश किया गया था उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनके घर पर ही इनको पेश करके उनसे 14 दिन की रिमांड ली गई है और आज इन दोनों आतंकवादियों को भी पेश करके दिल्ली पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगेगी, जिससे कि आगे की पूछताछ सभी को साथ ही बैठाकर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। आज दोपहर अदालत में पेश करेगी दिल्ली पुलिस बाकी के 2 संदिग्ध आतंकियों को। जीशान कमर उसमें से एक। इधर रायबरेली से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आधार पर कथित साजू उर्फ मूलचंद श्रीवास्तव को एटीएस और दिल्ली पुलिस ने उठाया। उसी गांव से जमील पुत्र साबिर शेख को भी एटीएस ने उठा लिया था, लेकिन उसके नाम का खुलासा अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने किया है और ना ही उत्तर प्रदेश की एटीएस ने, जबकि जमील शेख को मूलचंद उर्फ साजू श्रीवास्तव के साथ ही पुलिस ने उठाया था। जमील के परिजन और पड़ोसियों का साफ कहना है कि जमील नशे का आदी तो जरूर था, लेकिन इस तरह के किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नहीं था। और इसी बीच में डीजीपी मुकुल गोयल पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज। एटीएस की कार्रवाई के बाद वो प्रयागराज पहुंचे हैं। सुबह करीब 9:30 बजे प्रयागराज पहुंचे हैं डीजीपी मुकुल गोयल। सर्किट हाउस में सीनियर अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं।
बैठक में संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा भी की है उन्होंने। एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, खुद डीजीपी प्रयागराज पहुंच गए। खुद डीजीपी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, सर्किट हाउस में बड़े अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं।